दस्तानपुर नाम के गांव में वीरू नाम का एक मटन वाला रहता था। लोग उसकी दुकान से मटन तो खरीदते थे, लेकिन कभी भी उसके मटन की तारीफ नहीं करते हैं। क्या यार वीरू, कभी तो अच्छा मटन बेचा करो, हमेशा बासी मटन बेचते हो। अभी 1 घंटे पहले ही तो काटा था मटन, इससे ज्यादा फ्रेश और कौन बेचता है भाई? तुम लोग भी हद करते हो। हाँ, और झूठ बोलना भी किसी को तुमसे सीखना चाहिए। क्या करे, पास में दूसरी मटन की दुकान नहीं है, इसलिए यहाँ से खरीदना पड़ रहा है। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। पूरी ईमानदारी से काम कर रहे वीरू को ऐसी बातें सुनना पड़ रहा है कहकर हमेशा दुखी होता है। अब कुछ दिन मटन ही मत बेचो जी, थोड़े दिन आगे तक चलकर जाकर बासी मटन खरीदेंगे, तब पता चलेगा उन्हें। ठीक है कहकर वीरू कुछ दिन अपनी मटन की दुकान बंद कर देता है। उसी वक्त का फायदा उठाकर टोटू नाम का एक व्यक्ति एक नई मटन की दुकान लगाकर उसमें शेर का मटन बेचता है। लायन मटन ले लो भाई साहब, लायन मटन ले लो। लायन मटन खाओ और लायन जैसे ताकत पाओ। केवल 1000 रुपए किलो लायन मटन। गांव वाले बिना सोचे समझे ही 1000 रुपए देकर वो मटन खरीदते हैं। असल में वो कोई लायन मटन नहीं बेच रहा है। टोटू के पास सिर्फ एक कमजोर लायन है। उस लायन को अपनी दुकान के बाहर रखकर सबको बेवकूफ बनाकर साधारण मटन ही बेच रहा है। इस बात से अनजान गांव वाले 1000 रुपए देकर मटन खरीद रहे हैं और कोई और बहुत बुरी तरह से उसी जगह पर आ गया है कहकर वीरू परेशान हो रहा है। लोग पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, अब पता नहीं वो कौन है जो लायन का मटन बेच रहा है। अब तो लोग मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जी, मैंने भी उसकी दुकान का मटन खरीद कर देखा है। वो साधारण मटन ही है। मुझे पूरा यकीन है वो धोखा दे रहा है लोगों को। ठीक है कहकर एक दिन वीरू चुपके से जाकर टोटू की जासूसी करता है। वो सच में लोगों को धोखा दे रहा है ये पता लगाता है और जाकर गांव में सबको बताता है। क्योंकि लोग वीरू की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए सब जाकर अपनी आंखों से देखते हैं। जिस मटन को हमारा इतने कम दाम में बेचता है, उसी मटन को हमें 1000 रुपए किलो बेच रहे हो धोखेबाज। ऐसे कहते हुए सब मिलकर टोटू की खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद चाहे जैसे भी हो, चुपचाप वीरू से ही मटन खरीदते हैं। मधुर नगरी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहाँ की नदियाँ, नदियों के किनारे खेत, खेतों में गाती हुई चिड़िया, प्रकृति से प्यार करने वाले के लिए मधुर नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत देर हो गई है माँ, अब हमें जाना होगा। फिर कभी आएंगे तो कुछ और समय रुकने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम शहर वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हो। इतने प्रशांत और सुंदर गांव में एक छोटे से घर में जया नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जया की बेटी गीता अपने बच्चों के साथ गांव आती है और 2 दिन रहकर चली जाती है। अब मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। एक वही तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास के जानवर और पंछियों से बातें करती है। उसी में जया की सुबह और शाम हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक कौवा जया के घर के पास आकर लगातार पुकारने लगता है। क्या बात है कौवे,
इतना क्यों पुकार रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे कितना कहने पर भी वो चुप नहीं होता है। देख देख कर उसे भूख लगी होगी सोचकर जया उस कौवे को खाने के लिए कुछ डालती है। तब वो कौवा खाकर वहां से चुपचाप चला जाता है। लगता है इसे भूख लगी थी। ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो इसे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे वो कौवा हर रोज जया के घर के पास आता है और उसे खाना देने तक काव काव करता रहता है। जया भी उसे खुशी खुशी खाना डालती है। फिर एक दिन अचानक से जया की तबीयत खराब हो जाती है। कौवा आकर काव काव करता है, लेकिन जया बाहर नहीं आती है। तब कौवा खुद ही अंदर जाकर देखता है। घबराओ मत जया देवी, मैं एक जादुई कौवा हूँ। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं खुद से खाना ढूंढकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए हर रोज तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादुई कौवा जया को पहले जैसे ठीक कर देता है। मुझे लगता था कि मैं इसे बिस्तर पर अपनी जान दे दूंगी और मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो मुझे हर रोज खाना देकर बचाती हो, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जया देवी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ आपको। उसके बाद दोनों पहले की ही तरह रहते हैं। हर रोज वो कौवा आता है और जया उसे खाना देती है। ऐसे दोनों खुश रहते हैं।